हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द विद्याकुलम में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी को मालूम है। और ये चैप्टर जो है वो क्लास ट्वेल्थ में आता है। तो सभी लोग क्या कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हम लोगों के साथ। और चलते हैं आगे, वीडियो में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। और ये जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये नीट एग्जाम और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक से अगर हम पढ़ें तो हम देखिए पहला जो टॉपिक है इसमें, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कोई बोले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवेश। क्या बोलते हैं इसको हम? आवेश। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है अगर हम आपसे कोई पूछे तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? चार्ज ऑफ अ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट विद द अदर चार्ज। एक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी से इंटरेक्ट करती है। ठीक है ना। चार्ज की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। चार्ज को हम कैसे बता रहे हैं? चार्ज को हम बता रहे हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना, कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, किसी भी बॉडी पर हो सकती है। जैसे कि देखिए, वॉल्यूम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है ना। इलास्टिसिटी हो सकती है प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये प्रॉपर्टी होती हैं। ऐसे ही चार्ज भी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम, इलास्टिसिटी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब की सब प्रॉपर्टी हो सकती है। ऐसे ही चार्ज भी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो चार्ज इज द मटेरियल, चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट विद द अदर चार्ज। देर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं हिंदी में क्या? धनात्मक। और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। ऐसा यूनिट कितनी होती है चार्ज की? कूलम होती है। ठीक है ना। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन को जरा समझ लीजिए। लिखा हुआ है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब समझ क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है कि चार्ज का क्वांटीकरण या फिर चार्ज की क्वांटिटी के बारे में ये आपको बता रहा है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो इस फॉर्मूला का नाम होता है Q इज इक्वल टू एन ई। समझ में आया? Q इज इक्वल टू एन ई। अब ये Q इज इक्वल टू एन ई कहाँ से आया, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप क्या करते हैं? चार्ज ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज ट्रांसफर करते हैं। तो चार्ज की सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट कौन सी होती है? चार्ज की सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। क्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा होता है। कितना होता है? इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज अवेलेबल है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक ए बॉडी से बी बॉडी में क्या करते हैं? चार्ज को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ये वाली बॉडी क्या हो जाती है? ये वाली बॉडी भी चार्ज हो जाती है और ये वाली बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि Q इज इक्वल टू एन, ये बताता है, Q इज इक्वल टू एन ये बता रहा है कि अगर मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, कितने करे? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n क्या होता है? तो n होता है आपका एक रियल नंबर। और रियल नंबर कैसे? यानी कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सब आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होता है। यानी कि जो n होगा, सॉरी रियल नंबर नहीं, ये आपका होगा इंटीजर, है ना। क्या होगा? एक इंटीजर हो सकता है ना, एक इंटीजर हो सकता है। और इंटीजर है होगा, इसीलिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता हूँ? ट्रांसफ़र करता हूँ। और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद मैं बोल दूंगा कि इसमें 2e चार्ज आ गया। अब 2e और e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि एक ए बॉडी से बी बॉडी में कितना चार्ज गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूँगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अब मैंने नेगेटिव चार्ज उठाकर यहाँ रख दिया। अगर मैं नेगेटिव चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो देखिए, बी बॉडी जो है वो मेरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ए बॉडी क्या कर रही है? ए बॉडी नेगेटिव चार्ज को लूज कर रही है, इसलिए ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस पर जो आपका चार्ज आएगा वो आएगा प्लस एन ई और बी पर चार्ज आएगा माइनस एन ई। तो इसलिए कुछ कुछ फॉर्मूले में लिखा रहता है ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब समझ गए आप लोग? चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब है Q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज अ इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को कभी भी आधा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसलिए कभी भी ये 0.5 0.3 कोई रेशनल नंबर या कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। और ई क्या होगा, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको? तो देखिए अगली जो बात लिखी है उसको समझते हैं। लिखा है चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व का मतलब चार्ज संरक्षित रहता है, यानी कि चार्ज को आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना बना सकते। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा ऑलरेडी अवेलेबल होती है ना। आगे लिखा है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि चार्ज को जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है +3 कूलम, है ना, और यहाँ पे लिखा है -2 कूलम, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ के क्या आएगा आपका, इनको जोड़ के आएगा आपका 1 कूलम। कितना आएगा, 1 कूलम। तो बिल्कुल हम इनको जोड़ सकते हैं, बिकॉज चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। समझ में आ गया आपको? अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई चार्ज के बारे में, तो चलिए हम पढ़ते हैं एक लॉ जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि भैया दो चार्ज जो होते हैं ना, उनके बीच का जो फोर्स होता है, जो दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है, वो होता है आपका F इज इक्वल टू 1/4πε0ε Q1 Q2 R स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर वेक्टर। आर वेक्टर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर वेक्टर के रूप में इसको दर्शाना जरूरी रहेगा। अब ये क्या मतलब है इसका, जैसे कि मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, जिसके बीच का डिस्टेंस आर है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा। इसमें जो आपका ध्यान रखिए 1/4πε0 होता है, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ कितनी होती है, 9 × 10⁹ हाँ बिल्कुल समझ में आया आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने ये वाला जो इसका जो यूनिट थी वो मैंने आपको यूनिट डायमेंशन में निकलवाई भी थी, एक बार जाके यूनिट डायमेंशन की वीडियो भी जरूर देखिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर जो आपका ये एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है वो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए अगर आपका यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है ना, देखिए ध्यान सुनिए, कभी कभी आपको फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि एप्सिलॉन आर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एप्सिलॉन आर की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन आर वहाँ पर नहीं लेते जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर वैक्यूम होता है या फिर फ्री स्पेस होता है, क्योंकि वहाँ के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए वहाँ पर एप्सिलॉन आर जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लेते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में वैक्यूम ना होते हुए क्या हो, कोई और मीडियम भरा हुआ हो। अगर इसके बीच में कोई और मीडियम भरा हुआ है तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं वो आपको गिवन दी जाएगी, और जब वो आपको गिवन दी जाएगी तो आप उसका यूज़ उस फॉर्मूले में कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको फ्री स्पेस दिया होगा तो ई आर की वैल्यू 1 ले लीजिएगा, ई आर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और ये आपका क्या होगा, फोर्स रहेगा। समझ में आ गया आपको? आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर कैप क्यों लिखा हुआ है, देखिए हमेशा याद रखिए कि जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो अलोंग दिस जो ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज है उसी के अलोंग रहेगी। जो फोर्स रहेगा वो लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन रहने वाली है, इसलिए इसका वेक्टर बिल्कुल सेम होगा आर वेक्टर के अलोंग ही, यानी कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी आर के अलोंग ही। समझ में आया? जो उसका वेक्टर बनेगा उसका इंक्लिनेशन आर के ही इंक्लिनेशन के बराबर रहेगा, उसी के पैरेलल रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए आगे नोट लिखा हुआ है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टैटिक पॉइंट चार्ज। भाई स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है जरा ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम ही होता है इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्ज एट रेस्ट होगा हम उसकी स्टडी पढ़ रहे हैं। समझ में आया? जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम उसकी स्टडी, तो यानी कि याद रखिएगा ये फोर्स का फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब आपके दोनों के दोनों चार्ज किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। समझ में आया? और दोनों के दोनों कौन से चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। अगर चार्ज मूविंग है बेटा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, और मैग्नेटिक फील्ड का एक अलग चैप्टर है मैग्नेटिज्म करके, वो आपको अलग से पढ़ाया जाता है। समझ में आया? इफ चार्ज आर एक्सटेंडेड द इंडक्शन में चेंज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज को एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, इंडक्शन में चेंज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा बाय इंडक्शन। समझ में आ गया आपको? होगा आपको वाली बात, नोट पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ आगे
और चलते हैं प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन पे। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, इस पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा। कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आपका न्यूमेरिकल जो है वो क्या कूलम्स लॉ पे नहीं बनेगा? बेटा कूलम्स लॉ की मदद से ही ये प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन पर आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक सिमेट्रिकल कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देंगे या फिर कोई शेप दे देंगे। जैसे कि देखिए आपको दे देंगे ट्राइंगल, बोलेंगे भैया यहाँ पर रखा हुआ है Q1 चार्ज, यहाँ पर रखा हुआ है Q2 चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ है Q3 चार्ज, और आपसे बोलेंगे ये जो ये Q3 चार्ज है इस पर नेट फोर्स निकाल के बताइए। जब आपसे Q3 चार्ज पर नेट फोर्स पूछेंगे तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो Q3 चार्ज का नेट फोर्स होगा वो सम होगा बाकी सारे चार्जेस के फोर्स की वजह से। मतलब देखिए क्या होगा कि इस Q3 चार्ज पर जो Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा होगा वो लेना होगा, और जो Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा होगा वो लेना होगा, और इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर रिजॉल्व करना होगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्ज। समझ में आया आपको? अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको कल वाली वीडियो में कराऊंगा, जो मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए। याद रखिएगा मैं कल इसकी एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो भी पसंद जरूर आएगी। अगर अब तक ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके ही जाइएगा। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और अगली बात और नोट को पढ़ते हैं। मैं इससे रिलेटेड पूरे का पूरा डाउट आपका कल पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि फोर्स का वेक्टर समेशन करना होगा अगर आपके मैनी चार्जेस की वजह से एक सिंगल पॉइंट चार्ज पर आपका फोर्स पूछा गया हो तो। लिखा है था फोर्स ड्यू टू वन चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। भैया एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस होने की वजह से अफेक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ अगली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे और आगे जो लिखा हुआ है हम उसको पढ़ते हैं। आगे कुछ और बात लिखी हुई है, बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ सराउंडिंग रीजन ऑफ अ चार्ज देयर एग्जिस्ट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द direction of the force experienced by the positively charged particle and the magnitude of the field is the force experienced by the unit charge। क्या बोला है इसमें, इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अब जरा इसको समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये दो चार्ज है, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये दो चार्जेस होंगे तो क्या होगा। देखिए अगर ये दो चार्जेस हैं, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। मतलब दो 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 लाइक चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया तो ये आपस में क्या लगाते हैं, रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। लेकिन अगर एक माइनस क्यू आ जाएगा और एक प्लस क्यू आ जाएगा तो ये इधर भागेगा और ये इसको लेके इधर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया ना। क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं जरा जो बता रहा था मैं आपको दोबारा उस पर ले जाता हूँ। सपोज करिए कि दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है Q1 और एक दे रखा है Q2। अब अगर देखिए आप याद करिए आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, तो उसमें दो चार्जेस के बीच के फोर्स की बात करी गई थी। उसमें ये नहीं बात करी गई थी कि भैया अगर सिंगल चार्जेस होगा तो क्या उसका फोर्स हो सकता है। तो बेटा याद रखिए कि सिंगल चार्जेस कोई फोर्स तो जनरेट नहीं करता, कोई अकेला सिंगल चार्ज कोई फोर्स तो जनरेट नहीं करता, लेकिन अकेला सिंगल चार्ज एक चीज़ जनरेट करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिंगल चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, अगर ये Q1 चार्ज है तो और इस Q1 चार्ज को अगर हमने यहाँ पे अकेला रेस्ट में रख रखा है तो ये अपनी एक फील्ड बनाकर रखता है। उस फील्ड में आने के बाद जैसे ही कोई चार्ज आता है Q2, तुरंत उस पर फोर्स लगाने लगता है। देखिए देखिए अभी मैंने क्या किया, इसको Q2 को लाके रख दिया, जैसे ही मैंने Q2 को लाके रखा इस पर फोर्स लगने लग जाएगा, और जैसे ही मैं इस Q2 को हटाऊंगा फोर्स मेरा भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंगल चार्ज आ गया। अब मैं कहीं और कोई चार्ज रख देता हूँ, जैसे कि मैंने रख दिया यहाँ पर Q2। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे Q2 रखा दोबारा फोर्स लगने लग गया, लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को हटाऊंगा ये वाला फोर्स दोबारा गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि मेरे Q1 चार्ज ने एक पूरा का पूरा एक रीजन डेवलप कर रखा है जिसके अंदर आते ही क्या फील होता है, दूसरे चार्ज को फोर्स फील होता है। तो इसलिए क्या बोला गया, इसलिए बोला गया कि भैया वो सराउंडिंग रीजन जहां पर दूसरा चार्ज क्या फोर्स क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका भी होता है, इसको कुछ लोग बोलते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पर यूनिट चार्ज, यानी कि कोई पर यूनिट चार्ज, कोई यूनिट चार्ज, कोई एक कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। यानी कि इस Q1 फील्ड में, इस Q1 की फील्ड में अगर एक कूलम का चार्ज रख दिया जाए तो उस एक कूलम के चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर बोलने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका पूरा का पूरा
फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई किससे डिनोट, इसको ई से क्या डिनोट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू, यानी कि फोर्स अपॉन क्यू, जिसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब जरा देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यही था ना। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, किसी भी एक Q को 1 कूलम रख देता हूँ, तो देखिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये जो रहेगा, यानी कि क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, क्या यही है वो फॉर्मूला रहेगा। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए एफ को हमने किससे डिवाइड कर दिया, क्यू से। भाई अगर देखिए मैंने दे रखा है क्या, मैं ऊपर ले रखा है क्यू, सपोज करिए, मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि मैंने ले रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ले रखा है मैंने क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और मैं इस फोर्स को डिवाइड कर देता हूँ किससे, क्यू से। तो क्या होगा, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहीं पर इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चाहे इस क्यू को 1 कूलम रख दीजिए या फिर क्यू से क्यू को डिवाइड कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों ही इसकी यूनिट हुआ करती हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था वही आ गया। क्या लिखा है, क्यू नॉट को 0 रख दिया, और क्यू जो अकेला चार्ज बचा, देखिए यहाँ पे पहले क्यू और क्यू दो आते थे, या इस बार यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, क्योंकि हमने क्यू नॉट से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना। और इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मैं बोलूंगा कि क्यू चार्ज की वजह से जो 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स होगा, क्यू चार्ज की वजह से जो 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स होगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू चार्ज की, कैपिटल क्यू चार्ज की बोल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। तो चलिए हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगली बातें। अब आगे क्या है, आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, आगे जो ये वाली जो कहानी है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। कि अगर भैया दो चार्जेस रखे हैं तो उनका जो स्टेबिलिटी पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीसरे चार्ज को रख दिया जाए तो क्या हो जाए, तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जहाँ पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडीशन दी गई है, यहाँ पर बोला गया है कि भैया Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका Q1 है वो बड़ा है किससे, Q2 से। कोई दिक्कत, ठीक है। और बोला गया है कि भैया इसके बीच का पॉइंट निकालिए जहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पे R दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि भैया यहाँ पर बीच में कोई नल पॉइंट निकालिए। तो देखिए नल पॉइंट का जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, वो ये दे रखा है कि अगर आपको x निकालना है, अब x क्या है, x वो डिस्टेंस है, देखिए x इज द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम Q1 चार्ज, यानी कि Q1 से किसी x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलने वाले हैं क्या, नल पॉइंट। क्या बोलने वाले हैं, नल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा वो x डिस्टेंस दूर होगा, और देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे हम √Q1R प्लस √Q1 प्लस माइनस √Q2, है ना, प्लस फॉर लाइक चार्जेस एंड माइनस फॉर अनलाइक चार्जेस। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो प्लस लेना है लाइक चार्जेस के लिए, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो उनके लिए क्या लेना पड़ेगा, उनके लिए आपको लेना पड़ेगा माइनस। तो इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है ना, उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में मैं कल क्वेश्चन वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो एक बार जरूर कल की क्वेश्चन वाली क्लास में लीजिएगा, तो उसमें मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। अभी आप फिलहाल इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि अगर दो चार्जेस हो तो आप किस तरह से क्या निकालेंगे, किस तरह से आप नल पॉइंट निकालेंगे। और याद रखिएगा ये जो नल पॉइंट होगा वो छोटे वाले चार्ज के पास में होता है हमेशा। किसके पास होता है, छोटे वाले चार्ज के पास। लिखा हुआ है देखिए नल पॉइंट नियर Q2, नल पॉइंट नियर Q2। आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसका PDF आपको मैं नीचे लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से जाते जाते डाउनलोड करके जाइएगा। अब मैं बोल रहा हूँ भैया देखिए अब देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं। तो 2 चार्ज मस्ट बी लाइक नेचर और थर्ड चार्ज शुड बी अनलाइक नेचर, यानी कि देखिए Q1 और Q2 जो होंगे यहाँ पर जो Q1 और Q2 हैं वो तो सेम टाइप के होंगे, और जो Q होगा वो अलग टाइप का होगा। अगर इस तरह का है और आपसे पूछा जाएगा कि नल पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, तो वो हो जाएगी आपकी ये। क्या ये पहले भी यही थी, बिल्कुल पहले भी यही थी। और अगर आपसे बोला जाए कि भैया स्मॉल क्यू बताओ, कि वो चार्ज की वैल्यू बताओ जिस पे स्टेबिलिटी अचीव होगी, तो वो ये वाली इसकी ये जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा -Q1 Q2
डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये दोनों की ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है स्टेबिलिटी वाली, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके लिए एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे जो मैं कल डालूंगा आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। उसमें मैं आपको ये पूरी की पूरी स्टेबिलिटी समझाऊंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जब तक मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करवा दूंगा तब तक आप स्टेबिलिटी को फील नहीं कर पाएंगे कि स्टेबिलिटी किस तरह से समझ में आएगी। यहाँ पर मैं पूरी की पूरी थ्योरी कवर कर रहा हूँ, आज कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, तो इसलिए आज कोई क्वेश्चन करा मैं नहीं रहा हूँ। बस आप समझिए कि हाँ ये कोई फॉर्मूला होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आपने पूरे साल तैयारी करी हो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बेटा देखिए अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप हर चीज़ को बहुत डीप में पढ़ पाए। तो जितना आपसे अभी ग्रेस्प हो पा रहा है आप उतना पढ़िए और उतना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए, ताकि आपके जो एग्जाम है, अटेम्प्ट है, वो एक सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट बन सके। चलिए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। इसमें भी क्या करना है, इसमें देखिए पॉइंट चार्ज के सिस्टम दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए एक बना हुआ है आपका ट्राइंगल और एक बना हुआ है आपका स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा भैया कि बताओ मैं किस पोजीशन पे चार्ज रखूँ जहाँ पर आपकी क्या अचीव हो जाए, स्टेबिलिटी अचीव हो जाए। तो याद रखिए अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सिस्टम है, जैसे कि देखिए ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है, तो इसमें हमेशा सेंटर पॉइंट पर चार्ज रखने पर ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है। याद रखिएगा सेंटर पॉइंट पर चार्ज रखने पर ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है। लेकिन एक बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, एक बात आपको क्या अच्छे से समझनी पड़ेगी, देखिए कि जो उसकी वैल्यू होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, उस क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी -Q√3। हाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज लेना है ना। और स्क्वायर में जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -Q2√2 + 1/4। और ये भी, इसको निकालने का भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको कल समझाऊंगा। तो कल वाला लेक्चर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर दोनों मिलाकर मैं समझता हूँ कि आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक बार प्लीज़ मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, वो वीडियो आएगी। इसलिए आप क्या करिए, अभी से ही बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो डले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चार्ज का फॉर्मूला होगा वो होगा -Q/√3, और जो स्क्वायर के लिए होगा वो होगा -Q2√2 + 1/4। समझ में आया। एक केस और पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो कौन सा केस है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर एक सीलिंग से दो हमने पॉइंट चार्ज लटका रखे हैं। क्या लटका रखे हैं, दो पॉइंट चार्ज इस तरह से पेंडुलम वाइज है ना। दोनों की जो लेंथ है वो L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, हम डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो सेम टाइप के सेम नेचर के चार्ज हैं, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है ना बेटा, यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, इसको एंगल को ले लेते हैं हम लोग थीटा, और ये वाले एंगल को भी क्या ले लेते हैं हम लोग, थीटा। तो पहली बात तो अब देखिए क्या होगा, जैसे कि ये क्या होगा, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और रिपल्जन की वजह से क्या होगा, ये एक डिस्टेंस पर आकर दूर दूर हो जाएंगे। अब अगर ये जो चार्जेस जो हैं वो सेम है, जैसे कि देखिए चार्जेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, सेम टाइप का है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये थीटा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, इक्वल बनने वाला है। मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम में भी समझा देता हूँ, थोड़ा जूम करके अच्छे से समझिएगा। देखिए ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर जो ये जो वाला जो पॉइंट है, मैं इसको रेड कलर में ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, देखिए जब ये ऐसे लटका हुआ था तो इसके अंदर जो आपका जो वेट ऑफ आपका जो चार्ज था वो था mg, और mg हमेशा कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड। तो देखिए ये mg आपने बना लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है जब ये mg होगा तो ये जो वायर से लटका हुआ है तो इस बारे में आएगी टेंशन, तो ये आपने t बना लिया। अब ये अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आया, देखिए ये थीटा दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है ना। अब अगर ये थीटा आपको दिख गया तो क्या होगा, इस टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टी का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा ऊपर वाली तरफ, और एक कंपोनेंट हो जाएगा नीचे टी साइन थीटा नीचे वाली तरफ। समझ में आया आपको। अब यहाँ से आपको दो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आप फोर्सेस के रिजोल्यूशन से एक चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि क्या होगी भैया, टी कॉस थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अगर ये बिल्कुल स्टेट रेस्ट की पोजीशन में है तो सारे फोर्सेस का समेशन क्या होने वाला है, हर डायरेक्शन में 0 होने वाला है। इसीलिए टी कॉस थीटा बराबर होने वाला है किसके, mg के, क्योंकि द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज 0। द समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, 0। इक्विलिब्रियम की यही इक्वेशन होती है, द समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। तो ये आपकी क्या होती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए इधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है ये टी साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या लग रहा है आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना,
एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होता है आपका, वो होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो देखिए एक इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी और एक इक्वेशन ये आपकी पहले ही आ चुकी है ना। अब क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये। क्या आपको समझ में आया, टेन थीटा की वैल्यू आएगी एफ ई अपॉन एम जी या फिर के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। तो ये थीटा की वैल्यू आप अच्छे से समझ लीजिएगा, टेन थीटा की वैल्यू किस तरह से आई है, इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा और एफ ई अपॉन एम जी आ जाएगा, फिर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी भी लिख देंगे। अगर वो बोलेगा कि टेंशन कितनी होगी, तो ठीक है, टेंशन क्या होगा, टेंशन जो होगा वो रिजल्टेंट होगा किसका, आपका आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और आपके एम जी फोर्स का। क्यों होगा, देखिए एम जी लग रहा है आपका इधर और एफ लग रहा है आपका इधर, और देखिए इसी का यहाँ पर ये जो है ये रिजोल्यूशन बन रहा है जो कि किसके बराबर है, टी के बराबर है ना। तो जो टी आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एफ और एम जी के बीच में, इसलिए उन दोनों का जो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होगा एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर बराबर टी। तो ये आपका टेंशन आ जाएगी, ये आपके थीटा आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखिएगा। अब एक और केस ले लेते हैं इसके अंदर, अगर पूरी की पूरी जो आपका सेटअप है उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डाल दिया जाए, तो याद रखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है जीरो। तो क्या होगा, ये जो सीलिंग से बंधे हुए होंगे, अब जी तो जीरो हो गया, अब जी जब जीरो हो गया तो ये नीचे नहीं आएंगे, ये ऊपर ही इस तरह से खड़े रहेंगे, है ना। और ये जो आपका जो ये वाला जो डायग्राम है कुछ जो इस तरह का हो जाएगा। अब इस स्थिति में जो आपके जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, फोर एल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए टू एल का स्क्वायर क्या होगा, टू एल का स्क्वायर होगा फोर एल स्क्वायर, फोर एल स्क्वायर। समझ में आ गया आपको, ये वाला केस भी समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, याद रखिएगा डेल वी होता है, वोल्टेज भी बोलते हैं इसको हम लोग, और ये होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर। किसके बराबर, वर्क पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैंने इसकी डायमेंशन भी निकालनी बताई थी आपको, है ना, याद होगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए एक और तरीका है इसको लिखने का, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड टू टेक द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। यानी कि इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर किसी एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो वीपी होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वीपी होगा वो होगा आपका माइनस क्या, माइनस इनफाइनाइटी से पी तक लाने में। और ये क्या लिखा है आपका, ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर क्यों लिखा है, ई इसलिए लिखा है क्योंकि ई जो है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और डी आर लिखा हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, और इसी को हम बोलेंगे वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये भी पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ में आ गई ना आपको। अब पॉइंट चार्ज के लिए ये जो वैल्यू होती है वो आपको लिखी हुई है यहाँ पे। पॉइंट चार्ज के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और सेवरल पॉइंट चार्ज के लिए ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, इसका समेशन हो जाता है, ये ऐड हो जाता है डायरेक्टली। समझ में आ गया आपको। अब रिलेशन बिटवीन ई एंड वी देख लेते हैं। ई और वी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा ई होता है ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल। अब ग्रेडियंट याद होगा आपको, ग्रेडियंट का मतलब होता था पर यूनिट लेंथ, लेंथ से डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट का साइन ऐसे भी होता है, ग्रेडियंट का साइन, इसलिए यहाँ पे डेल भी लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेल वी अपॉन डेल आर, स्लोप का मतलब भी ग्रेडियंट ही होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, यानी कि जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। यानी कि जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। अगर आपका 3D वेक्टर होगा तो आपको इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिखना होगा, अगर वो आपका 3D वेक्टर रहेगा तो। समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं आगे। और लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस जो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टू चार्जेस होती है वो होती है आपकी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, है ना। समझ में आया, Q1 Q2 अपॉन R। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे और हम पढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक, क्या बोलूँ मैं आपको, कि एक दो चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस माइनस Q और Q,
को इतनी स्मॉल डिस्टेंस पर लाकर रख दिया जाए कि वो एक दूसरे में मिले भी ना, मतलब डिफ्यूज भी ना हो, और एक दूसरे से दूर भी रहें किसी एक स्मॉल डिस्टेंस डी पर, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया आपको? इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव भी, है ना, विद्युत द्विध्रुव, दो ध्रुव, डाइपोल, दो पोल जिसके हों, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो मेन चीज़ आपको पढ़ाने वाली है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? कुछ भी नहीं, आपका जो Q है अगर आप उसको D से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q इंटू डी जो रहता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि Q और D की जो मल्टीप्लाई होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है ना? कुछ लोग इसको 2QR भी कर लेते हैं, 2QR, क्योंकि कुछ लोग इसको जो D को ना 2R लिखते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला जाता है वो जाता है आपका 2QR, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को आपने रख दिया तो उस डाइपोल पर टॉर्क फील होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन P एंड E। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं P मॉड E मॉड साइन थीटा एंड कैप। तो ये भी इसका फॉर्मूला रहेगा और ये भी इसका फॉर्मूला रहेगा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप एज अ टॉर्क यूज कर सकते हैं। कब लगेगा ये टॉर्क? जब आप डाइपोल को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आगे लिखा हुआ है वर्क। देखिए, जब टॉर्क लगेगा तो वो कुछ थीटा डिस्प्लेस करेगा, मतलब टॉर्क में कोई भी चीज़ घूमती है ना, ठीक है ना। अब जब टॉर्क लगेगा तो वो कुछ वर्क डन करेगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो होगा टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन। थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? थीटा नॉट से थीटा तक। अब देखिए पी ई साइन थीटा होता है, भाई पी क्रॉस ई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? पी साइन थीटा, मैंने अभी लिख के दिखाया, और आगे लिखा है डी थीटा। साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद जब आप इसमें क्या रखेंगे? कॉस थीटा नॉट और कॉस थीटा रखेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस थीटा। थीटा नॉट क्या है? इनिशियल एंगल जहाँ पर रखा था, और थीटा क्या है? फाइनल एंगल जहाँ पर आपको अपने डाइपोल को रखना है। आगे चलने वाला हूँ मैं, आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। द पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? तो वो होगी माइनस पी ई के बराबर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? पी और ई के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिखा है। इस बार क्या लिखा है? डॉट प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू क्या होती है? पी ई कॉस थीटा। तो याद रखिएगा, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है पी ई कॉस थीटा, और जो आपका टॉर्क होता है वो क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा था क्या होता है? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। और देखिए कुछ और फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट अ पॉइंट विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल मिड पॉइंट एंड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस। मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, दिख गया आपको डाइपोल, प्लस और माइनस क्यू। इसके बिल्कुल कहाँ से? इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट के एक पी पॉइंट की जो दूरी है वो आर है। क्या है? एक पी पॉइंट की जो दूरी है वो आर है, यानी कि आपको पी पॉइंट पर, आपको पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस अपार्ट है एक डाइपोल के मिड पॉइंट से, उस पर आपको अगर पोटेंशियल प्राप्त करना हो, पोटेंशियल पता करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखिएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें P क्या है? P है आपका, P क्या था आपका? याद रखिए P क्या था आपका? P था आपका डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम बोलते थे Q इंटू डी या फिर 2QR भी, है ना। समझ में आया? तो P आपका डाइपोल मूवमेंट, तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले बेटा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। अब की बार आर क्यूब है यहाँ पे नीचे। समझ में आया? इनको 2 बार लिख कर देखिएगा सभी फॉर्मूलों को, आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट P जो कि एक डाइपोल मोमेंट के मिड से आर डिस्टेंस अपार्ट है, वहां पर आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी उसका फॉर्मूला होगा 1/2 tan थीटा। और थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट P एंड द मिड पॉइंट ऑफ
ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल एक्सिस, यानी कि डाइपोल एक्सिस और जो ये लाइन ज्वाइनिंग है इसके बीच का जो एंगल है वो होगा आपका थीटा, और आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो टेन थीटा हो जाएगा 1/2 टेन थीटा, 1/2 टेन थीटा। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, अगर आपसे अब आपके डाइपोल मूवमेंट के एक्सियल पॉइंट पे पूछ लिया जाए, यानी कि देखिए यहाँ पर रखा है, देखिए यहाँ पर रखा है -q और यहाँ पर रखा है +q, और आपसे यहाँ पर r डिस्टेंस अपार्ट, क्या बीच बिल्कुल मिड पॉइंट से r डिस्टेंस अपार्ट किसी पॉइंट पर, यानी कि ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसी की एक्सिस में है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सियल पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए डाइपोल मूवमेंट डाइपोल के, तो वो होती है 1/4πε0 2p/r³। क्या होती है? 2p/r³। और अगर आपसे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछ लिया जाए, अब देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आपका -q, ये है आपका +q, और इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इसके मिड के बिल्कुल ऊपर, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो वो होती है 1/4πε0 -p/r³। देखिए यहाँ पर 2p था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -p रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों के ही फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इनको जरूर याद करिएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट और आपके एक्सियल पॉइंट वाले फॉर्मूले को। चलता हूँ मैं आगे और पढ़ता हूँ मैं आगे की बात, ठीक है ना। आगे लिखा है इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेसेज एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल रीजन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल, मतलब जिन पॉइंटों का पोटेंशियल इक्वल होगा अगर हम उनको मिला दें तो एक सरफेस बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब जिनका पोटेंशियल इक्वल हो, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट एट राइट एंगल। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो हमेशा राइट एंगल पर मिलती हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है द रीजन वेयर E इज इक्वल टू 0, जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, और पोटेंशियल ऑफ द होल रीजन, पूरे रीजन का जो पोटेंशियल होगा, मस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हैज नो वर्क। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा चार्ज को डिस्प्लेस करने में। समझ में आया? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, 0 रहे, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, तो उस बात के अलॉन्ग कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा अगर आप किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या फिर इक्विपोटेंशियल रीजन। समझ में आ गया आपको? चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी। तो वर्क टू बी डन टू इंटीग्रेट द चार्ज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंट्रैक्शन एनर्जी। अब अगर दो पार्टिकल सिस्टम होंगे तो Q1 Q2/4πε0 r रहेगा, नीचे r² नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब अगर तीन पार्ट चार्ज सिस्टम होंगे तो क्या होगा, Q1 Q2 है ना, एक चार्ज की वजह से, फिर दो चार्ज की वजह से, फिर दो चार्ज की वजह से, यानी कि दो दो चार्ज की क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि देखिए एक दे रखा है Q1, एक दे रखा है Q2 और एक दे रखा है Q3, तो क्या करिए, एक बार Q1 Q2 को ले लीजिए और इन दोनों के बीच का R12 ले लीजिए, है ना। एक बार Q1 Q3 को ले लीजिए, एक बार Q3 Q2 को ले लीजिए, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी या फिर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे किसकी, टोटल एनर्जी की, तो वो होगी यू सेल्फ प्लस यू म्यूचुअल, यानी कि एक तो खुद की वजह से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लस म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी वहाँ पे। समझ में आ गया आपको? ये रहा आपका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका इंटीग्रेशन किसका, E.ds का। E.ds का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स क्या होता है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फ्लक्स होता है वो आपका E और A का डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका, E क्या है यहाँ पे, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and A is the area vector. E is the electric field vector and A is the area vector. समझ में आया? और ये E A cos theta हो जाएगा, where theta is equal to the angle between the E and area vector. समझ में आया ना? यानी कि जो आपका फ्लक्स होगा वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। समझ में आया? और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। Flux is contributed only due to the component of electric field which is perpendicular to the plane. Flux contributed क्या करेगा, फ्लक्स केवल वही कंट्रीब्यूट करता है जो कि कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन से। यानी कि देखिए ये रहेगा प्लेन और परपेंडिकुलर रहेगा इस तरह से, तो वहीं पर ही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है। E इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया। अगर E यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द एरिया तो आपका E.A से काम नहीं चलेगा, आपको उसका DA के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, है ना।
समझ में आया आपको? जब भी क्या होता है, जब भी आपका जो ई होता है वो फंक्शन होता है, यानी कि जो ई होता है वो फंक्शन बन जाता है किसका, एरिया का, यानी कि एरिया पे खुद डिपेंड करने लगता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर ई और ए कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है तो आप ई और ए का क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि भैया जो ई डॉट डी एस का जो होल इंटीग्रल होगा, जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा, वो आपका बराबर होगा समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए लगेगा, यानी कि जिसमें कोई भी ओपन एंड ना हो। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, वो होगा क्यू इफेक्टिव अपॉन क्यू नॉट, क्यू इफेक्टिव अपॉन क्यू नॉट। तो इसलिए फ्लक्स को क्या बोल देते हैं, फ्लक्स को बोल देते हैं द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इफेक्टिव अपॉन क्यू नॉट। और क्यू इफेक्टिव क्या है, द नेट चार्ज एनक्लोज, द नेट चार्ज एनक्लोज मतलब कि जो कि वो चार्ज जो कि किसके अंदर रहेगा, जो कि अंदर रहने वाला है किसके, चार्ज सरफेस के, यानी कि चार्ज सरफेस के अंदर रहने वाले चार्जेस को लिया जाता है, बाहर वाले चार्जेस को नहीं लिया जाता। द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाई किस किस पर डिपेंड नहीं करता, फाई आपका शेप और साइज ऑफ क्लोज सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, और चार्ज लोकेटेड आउटसाइड, जो आउटसाइड के चार्ज होते हैं सरफेस के बाहर, उन पर भी डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया आपको? चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज। अब ये जो फॉर्मूला है ये समझ लीजिए आप दोबारा से, जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और जिस पर क्यू चार्ज है, तो देखिए क्या होगा, जब आपको, आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ई के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जो आपका आर होगा, आर इज अ डिस्टेंस एनीवेयर, है ना, तो जो आपका आर अगर बड़ा है किससे, आर आपका बड़ा है आर से, यानी कि जो आपका सरफेस होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, सरफेस आपका कहाँ होगा, ये आपका सरफेस होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या रहेगा, सरफेस रहेगा। तो इस सरफेस पे जो ई रहेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो वी रहेगा वो कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी समझ में आ गया, समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ कैसे रहेगी, वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आर स्क्वायर के। कब, जब आपका आर बड़ा होगा किससे, आर से, कैपिटल आर से। तो देखिए ये रहा आपका कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर रहेगा, ये भी आपका कैपिटल आर होगा, यहाँ पे जो डिनोशन ले रखा है। तो कैपिटल आर से आगे जाने पर ये इन्वर्सली डिक्रीजिंग कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आपका जो वी होगा, यानी कि जो वोल्टेज होगा, देखिए वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग, जब हम आर से, कैपिटल आर से ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो दोबारा बात कर लेते हैं किसकी, अगर आपका जो स्मॉल आर है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा किससे, आर से, यानी कि जो आपका रीजन रहने वाला है वो रहने वाला है इसके अंदर। अगर इसके अंदर रहेगा तो क्या होगा भाई, चार्ज तो आपके कंडक्टिंग सरफेस पे था, अब अगर सरफेस पे था तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता था, चार्ज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज बचा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है ना, जीरो यहाँ पर, है ना। लेकिन वोल्टेज तब भी रहेगा, वोल्टेज तब भी रहेगा, वो कितना रहेगा, वो आपका कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा, यानी कि जो इनसाइड द कंडक्टर होता है वो आपका आर पर डिपेंड नहीं करता, वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देख लिए, इसलिए वी की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर व्हाट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी कि जो आगे जाएंगे तो कम हो जाएगा वोल्टेज, और जो अगर इससे अंदर अंदर रहेंगे तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है, कुछ भी नहीं रहेगी, और जो आगे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो भी आपकी कम होती जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। चलिए चलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप ये जो भी फॉर्मूले हैं आप इनको बस एक बार समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग है तो कोई चार्ज तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो चार्ज नहीं होता तो क्या होता है, अंदर और बाहर दोनों की तरफ, दोनों ही फॉर्मूलों में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कि शुरू में क्या रहेगा, शुरू में इंक्रीजिंग रहेगा, मैक्सिमम में पहुंचेगा, फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। वोल्टेज का भी ऐसे रहता है, शुरू में इंक्रीजिंग रहता है और फिर डाउनवर्ड जाके कम हो जाता है। तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं चलता हूँ आगे। ये मैंने आपको देखिए सब बढ़ा दिया, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मैं ऊपर करवा ही चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसकी चिंता मत करिए। मैं चलता हूँ आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अब ये वाला टॉपिक आया है। ये देखिए अब इसको समझ लीजिए, कोई क्या है, कोई सर्कुलर रिंग है, कोई सर्कुलर रिंग है, और उस सर्कुलर रिंग के एक, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे आपका एक्सियल पॉइंट, है ना, एक्सिस पे ही है। अब ये जो पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब इस x डिस्टेंस की दूरी पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर
3/2। बेटा इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसका डेरिवेशन भी करवाया जाता है फुल क्लास में, है ना, समझिएगा ध्यान से। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज कितना होगा यानी कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा 1/4πε0 Q/x² r² 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, x की कमी है और यहाँ पे 1/2 पावर है और यहाँ पे 3/2 पावर है। समझ में आ गया आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी आपकी ±r√2 पे, यानी कि जब x की वैल्यू r√2 के बराबर होगी तब आपकी क्या रहेगी, तब आपकी ये वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली है। मैं चलता हूँ आगे और पढ़ने वाले हैं हम लोग फॉर अ चार्ज लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। अब चार्ज लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर की बात कर लेते हैं अगर, तो चार्ज लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है, इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है। तो यानी कि जब आर आपका क्या रहेगा, जब आर आपका बड़ा रहेगा यानी कि आपका जो आर रहेगा, जो आपका रीजन रहेगा, जो आपका रीजन रहेगा, अगर वो कहीं यहाँ पे बाहर रहेगा, ये देखिए है ना, यहाँ से क्या है, ये स्मॉल आर है, अगर आपका ये बाहर रहेगा तो इस बाहर के अंदर तो आपका चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ई का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q/2πε0/r। लेकिन इनसाइड अगर आप कोई भी अगर रीजन बनाओगे, इनसाइड कोई भी रीजन बनाओगे, जैसे कि देखो छोटा सा एक रीजन बना लिया मैंने ये वाला, तो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, और आउटसाइड द कंडक्टर क्या रहेगी, ये रहेगी, और आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, यानी कि जैसे जैसे आप आगे भागेंगे आपकी जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कम होती जाएगी। आगे दे रखा है आगे दे रखा है, देखिए आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर अ चार्ज कनेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये होती है, सिग्मा क्या होता है इसमें, सिग्मा होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, Q/A, क्या बोलते हैं इसको हम, Q/A, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q/A, A इज व्हाट, एरिया। मैकेनिकल प्रेशर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर होता है आपका σ²/2ε0। फॉर नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये होती है। कंडक्टिंग लॉन्ग शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है σ/ε0। सिग्मा मैंने आपको बता दिया क्या होता है, Q/A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी आपकी क्या, UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो ये जो रहेगा ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बोला जाता है कि जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वही मेन चीज़ होती है कि प्रॉपर्टी होती क्या है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, असलियत में नहीं होती है, सिर्फ हमने स्टडी करने के लिए इनको बनाया हुआ है। कैन नेवर क्रॉस इच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे का पाथ कट नहीं करती, है ना। क्यों नहीं करती, क्योंकि देखिए क्या होता है, टेंजेंट एट द पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको डायरेक्शन देगा। अब अगर आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही हैं तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होने पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या बोला गया है, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे लिखा हुआ है कैन नेवर बी क्लोज लूप, हमें कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, कभी भी बंद नहीं होती, क्लोज नहीं होती। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई कितनी लाइन निकलनी है कितने किसी भी चार्ज से, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पर। कोई चार्ज ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी, कोई चार्ज छोटा होगा तो उसमें से छोटी लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी। लाइन ऑफ फोर्सेज स्टैंड्स और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हमेशा सरफेस से निकल कर ही आगे बढ़ती है ना। लाइन्स ऑफ फोर्सेज एंड भी सरफेस से होती हैं और स्टार्ट भी सरफेस से होती है। इफ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देर विल बी नो लाइन ऑफ फोर्सेज, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई लाइन ऑफ फोर्सेज भी नहीं होंगी। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। द लाइन ऑफ फोर्सेज पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान सुनिए भाई। लाइंस कितनी ज़्यादा डेंसिटी में प्रेजेंट हैं वो इस बात को बताता है कि उस जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी स्ट्रांग फील्ड होंगी तो आपकी क्राउडेड लाइंस होंगी, और डिस्टेंस लाइन होंगी तो आपकी वीक फील्ड होगी। टेंजेंट ड्रॉ एट अ लाइन ऑफ अ फोर्स, टेंजेंट ड्रॉ टू द लाइन ऑफ अ फोर्स एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे किसी भी लाइन ऑफ फोर्सेस पर तो वो आपको उसकी डायरेक्शन में क्या देगा, आपको वो डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दैट पॉइंट। मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेशन होता है उनका और नेगेटिव चार्ज में वो टर्मिनेट होती हुई दिखती हैं, ठीक है। तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो होती है मैंने आपको शॉर्ट पे समझाई है, ये सारी की सारी कहानी रिलेटेड थी किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबके सब रिवाइज हो गए होंगे। मैं यहीं पर करता हूँ इस वीडियो को एंड। जाते जाते दो काम कर जाइएगा। एक काम तो ये है कि जाते जाते कर लीजिएगा PDF को डाउनलोड और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिएगा सभी बच्चों के साथ, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो पाए, ठीक है। मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए विदा और अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत गर्मी है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जैसे वीडियो बना दी है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।